हेलो साथियों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने कल अनाउंसमेंट की थी कि अपन पीवाईक्यू की एक सीरीज़ चलाने वाले हैं। मैंने तो स्टार्ट कर दी मेरी तरफ से, पर आपका फुल सपोर्ट चाहिए अब मेरे को, ठीक है। और टॉपिक वाइज अपन देखने वाले हैं साथियों। जितने भी अपन टॉपिक होंगे जिसके द्वारा आरपीएससी के द्वारा जितने भी पेपर करवाए गए हैं उनके पीवाईक्यू अपन देखेंगे। साथ ही बात करें तो जो अधीनस्थ बोर्ड है उसके द्वारा जो करवाए गए हैं वो सारे के सारे अपन पीवाईक्यू देखने वाले हैं। और उम्मीद रहेगी कि आप सभी लोगों का साथ बढ़िया तरीके से मेरे को मिलने वाला है साथियों। तो आज अपना जो टॉपिक है ना उसका नाम अपन ने लिया है पुरातात्विक स्थल हैं। हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं अपन, साथ ही अपन ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर देंगे साथियों, जिससे आपके पास में समय बहुत कम है। इससे अपन जल्दी जल्दी क्या करेंगे, इनका अपन बढ़िया तरीके से एनालिसिस और रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल आ जाता है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ACL कार्लाइल को जाता है। ठीक है साथियों, अब बात करें तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना होती है वो 1800 कब होती है, 61 में होती है। और किसके नेतृत्व में होती है ये भी याद रखना, किसके नेतृत्व में। नाम आ जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में होती है साथियों। ठीक है, इतना थोड़ा सा आपको याद रख। और बात करें तो 1871 की बात आती है साथियों। कब? 1871 की। 1871 के अंदर से क्या होता है कि राजस्थान के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है ना, उसके द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है। और जिसको श्रेय जाता है किसको, ACL कार्लाइल को जाता है साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो 1861 में क्या था, 1861 में था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको थोड़ी विजिबिलिटी बढ़िया तरीके से मिल जाए। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। तो किसका कार्य था साथियों, ये याद आता है ओरेल स्टेन का था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि राजस्थान, नेक्स्ट कौन सा आता है, ये रहा सॉरी, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खालिस्तान दे रखा है, यहाँ पर नदी पर के किनारे पर है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना साथियों वो रहेगा घग्गर या फिर सरस्वती। बात करें तो कालीबंगा में सरस्वती या फिर दृष्टवती नदियों के नाम की घाटियों के अंदर से हड़प्पा कालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का जो वर्तमान स्वरूप है वो घग्गर नदी आपको देखने को मिल जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया था। तो किसका वर्णन किया गया था, तो कालीबंगा का वर्णन किया गया था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। इसकी PDF फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा टॉपिक वाइज। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कौन सा था साथियों, तो याद रखना कालीबंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर घग्गर नदी का कोई भी नाम आ जाता है ना तो आपको याद रखना है कि कालीबंगा ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है कि किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा गया है। तो किसे कहा गया है साथियों, कालीबंगा को कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है ना साथियों वो आ जाता है काली चूड़ियाँ। अब काली चूड़ियाँ क्यों है कि जब खुदाई के दौरान यहाँ पर क्या मिली है कि काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, तो उस समय अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय भी महिलाओं को सजने संवरने का शौक हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साथियों कि कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है किसको दिया जाता है। तो याद रखना ये जाता है अमलानंद घोष को दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट रहा ये। नेक्स्ट आ जाता है कि वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्व लेखा कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो बात की जाए 1961 से लेकर कब, 1969 तक। इसके अंदर से अपन जब बात करते हैं तो देखो कौन कौन से आते हैं। एक का नाम आ जाता है BB लाल थापर आता है, एक BK थापर आता है। एक का नाम लिखो आप यहाँ पर BB लाल आ गया। दूसरे का बात करें साथियों, नाम आ जाता है BK थापर आ गया। कौन आ गया, BK थापर आ गया। और तीसरा बात करें तो आ जाता है MD खरे आ गया। कौन सा आ जाता है, MD खरे आ जाता है।
और एक और लिख सकते हो आप यहाँ पर KM श्रीवास्तव। कौन सा आता है? श्रीवास्तव आ जाता है साथियों। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं 1961 से लेकर 1969 के अंदर से खोजकर्ता माने जाते हैं। अगर 1951-52 के बारे में बात करें, 1951 और 1952 के अंदर से, तो याद रखना भारतीय पुरातत्व संरक्षण तत्कालीन जो महानिर्देशक थे अमलानंद घोष थे, उनके द्वारा खोजा गया था। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो साथियों MD खरे हैं यहाँ पर, BB लाल भी हैं और BK थापर भी हैं, RC अग्रवाल नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं रहे। कौन से सहयोगी नहीं रहे? तो बात की जाए तो इनके द्वारा जो कालीबंगा है ना, ये 1961 से लेकर 1969 के मध्य खोदी जाती है, जिसके अंदर से कौन कौन आते हैं? एक का नाम आता है BB लाल आता है, ठीक है, और दूसरे का बात करें तो नाम आ जाता है BK थापर आ जाता है। तीसरे का बात करें तो याद रखना MD खरे आ जाता है। कौन आ जाता है? MD खरे आ जाता है। नेक्स्ट बात करें तो KM श्रीवास्तव आ जाता है। कौन आ जाता है? श्रीवास्तव आ जाता है। ठीक है, एक और बात करते हैं अपन। एक का नाम आ जाता है कौन? नेक्स्ट का जाता है SP जैन आ जाता है। इनके द्वारा खोजा गया था। पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था। तो यहाँ पर पूछा गया कि कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं रहे थे। कौन से नहीं रहे थे साथियों? तो याद रखना वो नहीं थे A त्रिपाठी नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वाला आपका यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज या फिर शोध की थी? तो 1951-52 के अंदर से की थी साथियों। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो किस दिशा में स्थित है साथियों? ये याद रखना, ये है दक्षिण पश्चिम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? तो 1951-52 के अंदर से नाम आ जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली के द्वारा संभाला गया था साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन यहाँ पर नहीं है तो फिर भी लिख सकते हो 1, 2, 3 और फिर बाद में 5 लिख देते हैं। तो देखो जो कालीबंगा है ना, इसका जो उत्खनन किया जाता है ना साथियों, ये कितने में किया जाता है? 5 स्तरों में किया जाता है। कितने में किया जाता है? 5 स्तरों में। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आते हैं। प्रथम 2 स्तर हैं तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माने जाते हैं। ठीक है, वहीं तीसरा, चौथा और 5वां स्तर की जो सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता के समान या फिर समकालीन मानी जाती है। ठीक है, जिसको 2 भागों में आगे जाकर बांटा जाता है। एक प्राग हड़प्पा सभ्यता जाती है, एक हड़प्पा सभ्यता आ जाती है साथियों। तो याद रखना कितने भागों में बांटा गया है? 5 स्तरों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? तो किसने कहा था साथियों? याद रखना दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, देखो कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हुए हैं? ये याद रखना कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा के बारे में बात करें तो कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था। उसके बाद में रोपड़ का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर से क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं? गाय के मुख वाले प्याले देखने को मिल जाते हैं और तांबे के बेल मिल जाते हैं, कांस्य के दर्पण मिल जाते हैं, हाथी दांत का कंगा मिल जाता है, मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, कांच की मणियाँ मिल जाती हैं और जो गोलाकार जो कुएँ हैं वो मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। मेन बात करें तो हड़प्पा कालीन जो कालीबंगा उसमें 7 अग्निवेदिक जो वेदिकाएँ हैं वो भी प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, देखो कि कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा से जुता हुआ खेत मिला है? तो किस दिशा से जुता हुआ मिला है साथियों? दक्षिण पूर्व में आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल
से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, अभी बता कर आया हूँ कालीबंगा से मिली हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं, ये भी मैंने अभी बताया है, तो कालीबंगा से मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट कौन सा जाता है कि प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति खालिस्तान से प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है, ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, तो 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है साथियों कालीबंगा से संबंधित बात करें तो देखो मिट्टी की ईंटों के घर भी ठीक बात आ जाती है। दूसरी बात यहाँ पर लिखी गई है कि लोहे के उपकरण, ये बात यहाँ पर नहीं जच रही है, तो इसको काट देना, ये यहाँ पर संबंधित नहीं है। दुर्गीकरण भी आपको देखने को मिलता है, अग्निकुंड भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसका किसी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। नेक्स्ट आ जाता है देखो निम्न में से कौन सा पूरा विश्लेषण कालीबंगा से संबंधित नहीं है, तो दुर्गीकरण भी आपको देखने को मिलेगा, अग्नि वेदिकाएं भी मिलेंगी, मृद भांड भी देखने को मिलेगा, लेकिन शैल चित्र आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। पहली बात करते हैं देखो कौन सा सही नहीं है, कालीबंगा से ऊंट की अड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक बात आ जाती है साथियों। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, ये बात भी ठीक आ जाती है, क्योंकि उनके जब खुदाई की जाती है तो उनके मकानों में दरारें आ रखी हैं, तो इससे प्रमाणित होता है कि वहाँ पर भूकंप भी आए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि कालीबंगा की खोज एक इतावली इंडोलॉजिस्ट लुई पिस्टेसिटोरी ने की थी, ये बात भी ठीक आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो प्राग हड़प्पा अग्निवेदिकाओं के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, ये बात यहाँ पर क्या जाती है साथियों गलत आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है कि कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं, तो किसके चबूतरे थे वो साथियों, वो मिट्टी से बने हुए चबूतरे थे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो किससे प्राप्त हुए हैं साथियों, ये याद रखना, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आता है कि किस सभ्यता में सब अच्छी विकसित प्राचीन युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, तो ये याद रखना कालीबंगा में मिले हैं। ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो किसके प्राप्त हुए हैं साथियों, जौ के प्राप्त हुए हैं। अब बात करें देखो कालीबंगा के अंदर से किस कौन कौन सी फसल बोते थे वो, एक तो आ जाती है गेहूँ, दूसरी बात करें तो जौ आ जाता है, इनका प्रयोग ज़्यादा करते थे। चना बाजरा सरसों के भी साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर कांस्य का दर्पण मिला है, हाथी दांत का कंगा मिला है, सोने और मूंगे और सीपों का भी आभूषण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो किसके नहीं हुए साथियों, देखो मैंने बताया गेहूँ का, ठीक है, बाजरे का भी मैंने बताया, और चावल का नहीं बताया, चावल के यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए। हाथी दांत का कंगा वो भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मर्द भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया था, तो किस में सजाया गया था साथियों, ये याद रखना, ये आ जाता है कालीबंगा। बात करें इसके बारे में तो कालीबंगा से जो प्राप्त हड़प्पा कालीन मर्द भांडों को उनके आकार बनावट और मुख्यतः उनके रंगों के आधार पर 6 उपभागों में विभाजित किया गया था। ठीक है। जिसके अंदर से क्या अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग की ज्यामिति, पशु पक्षियों का चित्रण यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है देखो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थल से मिले हैं, तो सभ्यता का नाम आ जाता है कोट दीजी आ जाता है साथियों। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल से अग्नि के 2 बार नष्ट होने के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, और प्राग हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी यहाँ पर अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट कौन सा आता है, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता है कि कोट डीगी सभ्यता का संबंध रहा है, तो किससे रहा है साथियों, ये रहा है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं।
नेक्स्ट रहता है कि आहड़ का प्राचीन नाम था। तो आहड़ का जो प्राचीन नाम था ना साथियों, वो क्या था? वो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का जो पुराना नाम था वो ताम्रवती अंकित है। 10वीं से लेकर 11वीं शताब्दी में से आघाटपुर या फिर आघाट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे धूलकोट भी कहा जाता है। तीनों चारों नाम याद रख सकते हो। कौन कौन सा? एक का नाम आ जाता है आघाटपुर आता है, दूसरे का बात करें तो इसको आघाट दुर्ग कहा जाता है, एक और लिख सकते हो आप यहाँ पर धूलकोट भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलकोट भी इसको कहा जाता है। तीनों नाम याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, देखो किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? दोबारा से क्वेश्चन आ गया ना। तो धूलकोट अभी अपन पढ़ कर आए हैं, किसको कहा जाता है साथियों? आहड़ सभ्यता है ना, उसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन लिख सकते हो आप यहाँ पर, आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आहड़ में खुदाई के बाद में एक 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे खालिस्तान नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। उसका नाम आ जाता है धूलकोट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता है, इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों? ये भी याद रखना, इसको आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? दोबारा से मैं बता कर आया हूँ, तो आहड़ सभ्यता है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में किया गया था? तो किसके निर्देशन में किया गया था साथियों? ये याद रखना, अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में किया जाता है। 1953 में किया जाता है साथियों। और बात करें साथियों आहड़ सभ्यता के बारे में, तो आहड़ सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोज की जाती है वो 1953 में की जाती है अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। और बाद में नाम आ जाता है आर.सी. अग्रवाल का। आर.सी. अग्रवाल के द्वारा कब की जाती है वो भी याद रखना। अगर आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की जाती है 1954 में की जाती है साथियों। कब की जाती है? 1954 में की जाती है। और बाद में समय आता है 1961 और 1962 का। 1961-62 के अंदर से नाम आ जाता है, दो लोगों का नाम आता है। एक का नाम आता है हंस मुख आता है, और दूसरे का नाम याद रखना धीरज लाल सांखलिया। इनके द्वारा उत्खनन किया जाता है। और बात करें साथियों तो जो आहड़ सभ्यता है इसका जो संपूर्ण कालक्रम है वो दो खंडों में बांटा जा सकता है। पहला जो कालखंड है उसका नाम अपन बात कर सकते हैं ताम्रयुगीन, और दूसरा जो कालखंड है उसको लोहयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना आगे। नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो बेराट सभ्यता दयाराम साहनी ठीक आ जाता है। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता है ये एस.पी. जैन के बारे में बात कर रही है, पर एस.पी. जैन किसके हैं? कालीबंगा के साथियों। किसके जाते हैं? कालीबंगा के। ठीक है। जो आहड़ सभ्यता के जाते हैं वो कौन आ जाते हैं? अक्षय कीर्ति व्यास आ जाते हैं, हंसमुख आ जाते हैं, आर.सी. अग्रवाल आ जाते हैं, धीरज लाल सांकली आ जाते हैं, ये लोग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा सवाल आता है साथियों? ये आ गया, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? तो किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था ये याद रखना। यह जाता है 1961-62 के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। 1961-62 के अंदर से तो कौन थे? एस.डी. सांकलिया थे ना, वो याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, आहड़ सभ्यता स्थित है। तो आहड़ सभ्यता है कहाँ पर साथियों? देखो आहड़ सभ्यता बात करें तो उदयपुर के बनास बेसिन में आयड़ या फिर बेडस नदी के किनारे धूलकोट के नीचे आहड़ का जो पुराना कस्बा है वो दबा हुआ है, जहाँ से ताम्र युगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी घाटी सभ्यता या फिर बनास संस्कृति भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये याद रखना। कौन सा? इसको क्या कह सकते हैं अपन? बनास संस्कृति भी इसको कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं, तो किसके हैं? ताम्र पाषाण युगीन से संबंधित माने जाते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो कौन सी आ जाती है साथियों? उसका जो नाम आ जाता है ना वो आता है आहड़ सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? उदयपुर में मिले हैं, ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों,
किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? अभी बता कर आया हूँ, तो आहड़ को कहा जाता है, आहड़ को। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो देखो इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे थे। एक का नाम था गिलोंड, ठीक है, और दूसरे का अपन लिख सकते हैं ओझियान लिख रखा था, और तीसरे का बात करें तो बालाथल अपन बात कर सकते हैं, बालाथल आ जाता है, और एक का जाता है लोथल। तो अपना लोथल ही आंसर हो जाता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, वह गांव है, तो कौन सा गांव आ जाता है साथियों? वो आ जाता है आहड़। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा कथन सही है उसके बारे में पूछा गया है। पहला कथन आ जाता है देखो कि गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बात गलत आ जाती है। बेराठ एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, ये बात भी यहाँ पर गलत आ जाती है। दूसरा, कालीबंगा लोह युगीन संस्कृति का एक उदाहरण है, ये बात भी यहाँ पर गलत आ जाती है। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण जो व्यवसाय था वो अश्क तांबे थे, ये बात भी यहाँ पर गलत आ जाता है। ये थोड़ा सा देखो यहाँ पर याद रखना कि आहड़ वासियों का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय था वो अश्क क्या था? तांबे को गलाकर ताम्र वस्तुएं बनाना था, ये बात यहाँ पर सही आती है, ठीक है। आहड़वासी है वो ताम्र धातुकर्मी भी कहलाते थे। यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले और लाल रंग के मर्द भांड भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और जो मेन रूप से बात करें तो आहड़वासियों का जो महत्वपूर्ण व्यवसाय हुआ करता था वो अयस्क तांबे को गलाकर उससे ताम्र वस्तुएं बनाना माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि आहड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन आ जाता है कि आहड़वासी तांबे को गलाना जानते थे, ठीक बात आ जाती है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है। सही कथन के बारे में पूछ रहा है बंदा। दूसरा बात करें तो धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये बात भी ठीक आ जाती है। दूसरा बात करें तो जाता है यहाँ से काले लाल रंग के मर्द भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं, ये बात भी सही आती है। ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ जाता है कि आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था, क्यों जाना जाता था उसी के बारे में बात करें तो देखो पहला जाता है कि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं इसलिए जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, आपको विजिबिलिटी ढंग से दिखेगी। नेक्स्ट आता है कि आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में बात की गई है। तो पहला कथन आ जाता है कि आहड़ के उत्खनन में मानव जीवित के विभिन्न चरणों में प्रकाश पड़ता है, ठीक बात आ जाती है जीवन के अंदर से। दूसरा बात करें तो आवासीय भवनों में नींव ईंटों से होती थी, ठीक बात आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये बात यहाँ पर गलत आ जाती है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जाता है कि अनाज रखने के बड़े मर्द भांड जिन्हें गोरे और बखोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं अपन। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्तरों से संबंधित नहीं है? देखो इसके अंदर कौन से तांबे से वो परिचित थे। दूसरा बात करें तो चित्रित मर्द भांड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वो चित्रित धूसर मर्द भांड नहीं थे, ये थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? आपका फोर्थ वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि राजस्थान में लोह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं साथियों? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो काले और लाल रंग के मर्द भांड की जो संस्कृति है वो वहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। लाल काले मर्द भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो वो प्रमुख केंद्र कौन सा था साथियों? आहड़ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना गया है? तो किसका माना गया साथियों? प्रमुख जो केंद्र है वो माना जाता है लाल और काले मर्द भांडों के लिए माना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट आ गया ये वाला, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था? तो कौन से का नहीं होता था साथियों? याद रखना, ये जो आहड़ के लोग हैं ना 3 फसल बोते थे। कौन कौन सी बोते थे? एक तो गेहूँ थे, दूसरा चावल न होकर चावल भी थी यहाँ पर, दूसरा चावल भी थी, एक ज्वार भी था, इनका प्रयोग करते थे वो। यहाँ पर देखो कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था?
तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ना साथियों, देखो कौन सा जाता है, गेहूँ, चावल और जौ आ जाता है, लेकिन इसका बाजरा आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो कौन सा जाती है साथियों, ये आ जाती है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो लेपिस लाजुली रहेगा। लेपिस लाजुली क्या है, एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि दो मुंह का चूल्हा और दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ में सिलबट्टा और पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आहड़ रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई के दो या तीन मुंह वाले चूल्हे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बलुए पत्थर के सिलबट्टे भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ के घरों में एक साथ 6 चूल्हे के भी प्रमाण मिले हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो कौन से परिचित नहीं थे? उनको चांदी का नहीं पता था और सारी चीज़ें पता थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं, तो कहाँ पर आ जाता है? देखो पहले तो यहाँ पर था नीम का थाना, अब नीम का थाना न होकर दोबारा से कौन सा आ गया, सिक्कर आ गया साथियों, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस सभ्यता को भारत की में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है? तो वो याद रखना, गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है। ठीक है, और बात करें जो गणेश्वर सभ्यता है, ये कातली नदी, याद रखना काटली नदी, काटली नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगी, सिक्कर में है। ठीक है, और इसका जो उत्खनन करवाया गया था वो 1977 में करवाया गया था। किसके द्वारा? आरसी अग्रवाल के द्वारा। कौन आ जाते हैं? आरसी अग्रवाल के द्वारा इसका पहली बार उत्खनन करवाया जाता है। बाद में 1978 के अंदर, कब? 1978 और 1989 के अंदर, 89 के अंदर से कौन आता है? विजय कुमार के द्वारा करवाया गया था इसका उत्खनन। ठीक है, ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम मानी जाती है और यह जो स्थल है ताम्रयुगीन सभ्यताओं के जननी भी कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो वो याद रखना कौन सी जाती है? गणेश्वर सभ्यता जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं? तो काटली नदी के किनारे पाए गए। नेक्स्ट बात करते हैं, काटली नदी पर स्थित है तो कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता स्थित आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आरसी अग्रवाल के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी साथियों? 1977 के अंदर से पहली बार। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित आ जाती है साथियों? इसके बारे में बात करें तो ये आ जाती है ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता से युग से मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो कौन सा नहीं होता था साथियों? गणेश्वर सभ्यता के अंदर से ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, गणेश्वर से प्राप्त मर्द भांड किस प्रकार के हैं? तो याद रखना गेरिक मर्द भांड है वो। नेक्स्ट बात करते हैं, सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित के बारे में पूछा गया है। देखो सबसे पहले बात करें तो बागोर है वो सूक्ष्म पाषाण उपकरण है। ठीक है, कालीबंगा वो दुर्गीकरण आ जाती है। दूसरा बात करें तो गणेश्वर जो काले चमकीले मर्द भांड के लिए फेमस मानी जाती है, ये थोड़ा सा आप याद रखना, ये बात यहाँ पर नहीं सुमेलित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी, तो किसकी राजधानी थी साथियों? याद रखना मत्स्य राज्य की राजधानी हुआ करती थी। प्राचीन मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर, वर्तमान में बेराट सभ्यता है वो कोटपुतली बैरोड में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इसके अंदर से आपको 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, एक बिजक की पहाड़ी, दूसरी भीम डोंगरी, तीसरा महादेव जी की डोंगरी आपको देखने को मिल जाती है। इसका जो उत्खनन करवाया जाता है दयाराम साहनी के द्वारा करवाया जाता है। दयाराम साहनी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया जाता है 1936-37 के अंदर से। बाद में इसका दोबारा से उत्खनन होता है कब? 1962 और 63 के अंदर से। किसके द्वारा? नील रतन बनर्जी के द्वारा। नील रतन बनर्जी के द्वारा इसका उत्खनन दोबारा से किया जाता है। पहली बार कौन करता है? दयाराम साहनी करता है। दोबारा कौन करता है? नील रतन बनर्जी करता है। और इसके साथ में एक बंदा और है, उसका नाम आ जाता है कैलाशनाथ। क्या नाम आ जाता है? कैलाशनाथ दीक्षित है, वो भी साथ देता है। इनके द्वारा दूसरी बार करवाया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बेराट से संबंधित नहीं है। देखो बेराट से संबंधित कौन कौन सी है, बीजक की पहाड़ी है, ठीक है, और या भीम जी की डूंगरी या फिर भीम डूंगरी भी इसको कह सकते हो, महादेव जी की डूंगरी, ये बात भी ठीक आ जाती है। लेकिन राव जी की पहाड़ी कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगी बेराट के अंदर से, ऑप्शन नंबर ये सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता में उत्खनन की मुख्य भूमिका रही है। तो देखो साथियों, यह जाती है कौन सी, यह जाती है बेराट सभ्यता, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी के द्वारा 1936 में की जाती है, 1936-37 के अंदर से उत्खनन करवाया जाता है पहले चरण के अंदर से। दूसरे चरण में बात करें तो दूसरे चरण के अंदर से कौन आता है, नीलरतन बनर्जी आते हैं, दूसरा कैलाश नाथ दीक्षित आते हैं, जो 1900 कब आते हैं, 1962 और 1963 के मध्य उत्खनन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चित्त का एक खंडर जिसका निर्माण बारी बारी किसी लकड़ी से 26 खंभों तथा ईंटों से के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है, यह कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित आ जाती है, ये बेराट में स्थित है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ है, नाम आ जाता है विराटनगर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित आ जाती हैं। तो याद रखना बेराट से संबंधित इनका आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बेराट या फिर विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो किसके नेतृत्व में किया गया था साथियों, याद रखना दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था पहली बार। और कब किया गया था, 1936-37 के अंदर से किया गया था। और दूसरी बार अगर बात करें तो कैलाश नाथ दीक्षित आते हैं, और दूसरा नाम आता है नीलरतन बनर्जी के द्वारा, जो 1962 और 1963 में किया गया था दूसरी बार, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल का 1962-63 में नाम आ जाता है कौन, NR बनर्जी, बोले तो नीलरतन बनर्जी, और दूसरा आ जाता है कैलाश दीक्षित आ जाते हैं। इनका उत्खनन किया गया था, तो याद रखना बेराट का किया गया था दूसरे चरण में जब उत्खनन होता है तब। पर जब पहली बार किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, 1900 कब किया गया था, 1936 के अंदर से किया गया था, 36-37 के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बेराट के अंदर से मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन अशोक है, उसके शिलालेख आपको देखने को मिल जाते हैं। मध्यकालीन अवशेष हैं वो भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्खनन के अंदर से 36 मुद्राएं मिली हैं। 36 क्या मिली हैं साथियों, मुद्राएं आपको यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, ठीक है। जिसके अंदर से 8 है ना, वो चांदी की पंचमारक सिक्के हैं। चांदी की पंचमारक क्या हैं, सिक्के आपको देखने को मिलेंगे साथियों। दूसरा बात करें तो इसमें से 28 हैं वो क्या जाती हैं, इंडो ग्रीक आ जाती हैं। इंडो ग्रीक मुद्राएं इसमें देखने को मिल जाती हैं। जिस 28 के अंदर से जो 16 हैं वो क्या जाती हैं, राजा मिंडेर की मुद्राएं आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। अभी अपन पढ़ कर आए हैं, तो याद रखना बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिंडेर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्ग हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सही कथन को चुनिए। पहला जो कथन आ जाता है देखो कि विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक हिस्सा था। पहली बात, दूसरी सही आ जाती है। दूसरा बात करें, बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात भी यहाँ पर सही आ जाती है। दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर सही देखने को मिलती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ। किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, अशोक से संबंधित सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखना। तो उनका संबंध आता है बेराट से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि बेराट के पास, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। बेराट के पास भीमजी की डोंगरी के तल पर 2 खालिस्तान शिलालेख, बेराट शिलालेख है और लघु शिलालेख की खोज की गई है। तो कहाँ पर की गई है साथियों, ये आ जाती है
अशोक से संबंधित हैं, याद रखना, अशोक शिलालेख है, ठीक है, अशोक। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी बेराट स्थित अशोक शिलालेख को किसने खोजा? तो कैप्टन बर्टन के द्वारा खोजा जाता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? महाभारत काल के जो अवशेष है ना साथियों, वो कहाँ पर मिले हैं? बेराट सभ्यता में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया कि अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नौह सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? वो याद रखना, उसको कहा जाता है बीजक पहाड़ी। क्या कहा जाता है? बीजक पहाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखित लेख मिले हैं, तो किस में मिले हैं? याद रखना, बेराट सभ्यता में मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट आता है कि 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? तो कहाँ पर मिला है साथियों? ये याद रखना, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है कि किस पुरास्थल की निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? तो वो कौन से थे साथियों? याद रखना, वस्त्र बुनाई से जो परिचित आ जाते हैं वो बेराट सभ्यता से परिचित थे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं? वो याद रखना, बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों के अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो कहाँ पर किया था? ये याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आ जाता है मत्स्य, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? बेराट से प्राप्त हुए हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गिलुंड कहाँ पर स्थित है साथियों? बनास नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाती है। अब देखो, एक सभ्यता है गिलुंड और ये कहाँ पर है? राजसमंद में है। यह भी याद रखना, कहाँ पर आ जाती है? राजसमंद में आ जाती है, बनास नदी के तट पर आ जाती है, ठीक है। और ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं का नवपाषाणकालीन जो पुरातात्विक स्थल है वो गिलुंड आ जाता है, ठीक है। और इसकी जो खोज की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? बीबी लाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? बीबी लाल के द्वारा खोज इसकी की जाती है। और कब की जाती है? 1957-58 के अंदर इसकी खोज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो याद रखना, ताम्र प्रस्तर युग के माने जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थित है? तो याद रखना, राजसमंद में है। और नदी पूछे तो याद रखना, बनास नदी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित आ जाते हैं? तो साथियों ये याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आहड़ रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो, नेक्स्ट आता है कि पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है, तो किससे आ जाता है साथियों? ये आ जाता है नवपाषाणिक संस्कृति से इसका संबंध माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? देखो, गिलुंड है, भगवानपुरा आ जाता है, एक आभानेरी दोसा वाला है ना, ये नहीं है दोसा वाला, ठीक। दूसरा बात करते हैं, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो बालाथल बात करें तो बालाथल कहाँ पर आती है साथियों? ये आ जाती है उदयपुर में, आपको देखने को मिल जाती है। उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दूरी पर आ जाती है। और ये बेडच नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? बेडच नदी के किनारे आ जाती है, ठीक है। आपसे ये उदयपुर नहीं पूछता, अब पूछता है वल्लभ नगर नाम देगा। क्या देगा साथियों? वल्लभ नगर नाम देगा। याद रखना, जो बालाथल सभ्यता है वो वल्लभ नगर में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसका जो उत्खनन किया जाता है 1993 में किया जाता है और वीएन मिश्र के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? वीएन मिश्र के नेतृत्व में इसका उत्खनन किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें नाम याद रखना, वल्लभ नगर भी याद रखना है और उदयपुर भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया है? तो किससे पाया गया है साथियों? ये याद रखना, बालाथल सभ्यता से पाया गया है। और बालाथल सभ्यता है कहाँ पर? वल्लभ नगर उदयपुर में आपको देखने को मिल जाती है, जिसका उत्खनन करवाया जाता है 1993 में। और किसके द्वारा? वीएन मिश्र के द्वारा इसका नेतृत्व करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये जो सभ्यता है ये ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पर पाए गए थे, ठीक है। आगे बात करते हैं,
बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो वीएन मिश्र के नेतृत्व में हुआ था साथियों। और कब हुआ था वो भी याद रखना, ये ज़्यादा पूछा जाता है आपसे, कब पूछा गया है, ये 1993 में इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? तो याद रखना, अभी अपन पढ़ कर आए थे, बालाथल सभ्यता आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरातात्विक स्थल नदी से सम्मिलित नहीं है। देखो जोधपुरा साबी नदी दे रखी। दूसरा बात करें तो ओझियान खारी नदी ठीक आ जाती है, कालीबंगा घाघर नदी जाती है, बालाथल नदी, बालाथल सभ्यता है जो कांतली नदी। अरे कांतली नदी तो कौन सी है, अपने सिक्कर के पास में बहती है ना, वो नदी जाती है कांतली नदी। ठीक है, इधर से कौन सी आएगी, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता के बारे में बात करें तो कौन सी जाती है साथियों, ये आती है यहाँ पर बेड़च नदी के किनारे। कौन सी लिखोगे, बेड़च नदी के किनारे है ये सभ्यता। और कांतले में कौन सी लिखोगे, गणेश्वर। कहाँ पर है, सिक्कर में है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किससे प्राप्त हुए हैं साथियों, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आहड़ सभ्यता रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील में स्थित जाता है? तो याद रखना, बालाथल सभ्यता है वो। कौन सी नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? तो बागोर कहाँ पर है साथियों, ये भी याद रखना थोड़ा सा। तो ये याद रखना, भीलवाड़ा में जाता है। अब बागोर सभ्यता का जो उत्खनन होता है वो कोठारी नदी के पास होता है। कहाँ पर थी ये, कोठारी नदी के पास में। ठीक है, और इसका जो उत्खनन करवाया जाता है ये किसके द्वारा करवाया जाता है? तो नाम याद रखना, डॉक्टर वीरेंद्र मिश्र के द्वारा। याद रखना, वीरेंद्र नाथ मिश्र है, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इसका उत्खनन करवाया जाता है। कब करवाया जाता है, 1967 में करवाया जाता है। यहाँ पर क्या है, महासतियों का टीला, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है। महासतियाँ का टीला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बात करें तो इसके अंदर से जो है प्रस्तर युग के लघु उपकरण यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है साथियों, एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का विहार भी आपको देखने को मिल जाता है, और कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए। पहला दे रखा कि बागोर को लघु पाषाणोत्खनन मिले हैं। दूसरा बात करें तो वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बागोर भीलवाड़ा जिले की खालिस्तान नदी के कांठे पर स्थित है। तो कौन सी माना जाता है? तो याद रखना, कोठारी नदी के किनारे पर स्थित मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, अभी थोड़ी देर में पहले बता कर आया हूँ। इसका जो सही आंसर रहेगा वो महासतियों के पास में आ जाता है, महासतियों का टीला। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यह याद रखना, बागोर में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों के हार पाया गया है था? तो कहाँ पर पाया गया था साथियों, ये याद रखना, बागोर। नेक्स्ट बात करते हैं, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? उस सभ्यता स्थल के बारे में बात करें तो रेड टोंक को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें तो रेड सभ्यता है प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध था, जो निवाई के समीप माना जाता है। इसका उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्का का जो भंडार है वो यहाँ पर पाया गया था। ठीक है, और 1938 की बात करें, 1938-39 में दयाराम साहनी नाम आ जाता है, दयाराम साहनी, तथा 1938 से लेकर 1940 में इसका उत्खनन करवाया जाता है। नाम आता है उनका डॉक्टर केदारनाथ पुरी के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया, मतलब कि 2 चरणों में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता थे? तो ये याद रखना, रेड सभ्यता के थे। और कब थे वो भी याद रखना, 1938-40 में थे। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राजस्थान की किस पुरातात्विक स्थल में अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो रेड सभ्यता से प्राप्त हुआ है। ठीक है, रेड। अगर कुल सिक्कों के बारे में बात की जाए तो रेड के उत्खनन के अंदर से 3075 मुद्राएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं।
जिसके अंदर से पंचमार्क मुद्राएं भी पाई गई हैं। रेड से आहट मुद्राएं हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। एक अपोलोडोटस का सिक्का भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मानव नगर का कहते थे? तो मानव नगर किसको कहते थे? नगर टोंक को कहते थे। ठीक है, अब बात करें देखो नगर सभ्यता के बारे में। अब जो नगर सभ्यता है ये उनियारा कस्बे के पास में स्थित, जिसका प्राचीन नाम था मालव नगर। क्या नाम था इसका? मालव नगर इसका प्राचीन नाम हुआ करता था, टोंक के पास में। इसकी जो खोज की जाती है वो कब की जाती है, वो ये भी याद रखना। इसकी जो खोज की जाती है वो LCL कालाइल के द्वारा की जाती है। ठीक है, कब के द्वारा की जाती है? LCL कालाइल के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये किस में आ जाता है साथियों? ये याद रखना, यह जाता है टोंक जिले में। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल क्रमशः किस जिले में स्थित आ जाते हैं? तो किस जिले में है? ये भीलवाड़ा में है बागोर तो, और जो है नाडोल है ये पाली में आ जाती है। नाडोल के चौहान पढ़ते हैं ना, वो जिससे आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, किस स्थल में जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये जाख बाबा है, ये कहाँ पर है साथियों? ये इसका जो सही आंसर रहेगा वो नोह भरतपुर में आकर से आपको देखने को मिल जाता है। और कौन सी नदी है? रूपा रेल नदी है। रूपा रेल नदी के किनारे ये सभ्यता प्राप्त हुई है। और कौन सा गांव है? नोह गांव है साथियों, वहाँ पर ये प्राप्त हुई है। और किसके निर्देशन में इसका उत्खनन करवाया गया था? 1963 की बात आती है, 1963-64 के अंदर से, तो RC अग्रवाल के द्वारा। ठीक है, RC अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन करवाया जाता है, जिसके अंदर से एक विशाल प्रतिमा देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो वो कौन सा जाता है साथियों? वो नाम आ जाता है नोह। नेक्स्ट बात करते हैं, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो कौन सा था साथियों? जोधपुरा बसा हुआ था। एक जोधपुरा जिला है, एक जोधपुरा स्थान भी है, याद रखना, साबी नदी के किनारे। और कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। पहले ये जिला जयपुर, मतलब पहले जो स्थान था ना, जो स्थान था वो जयपुर जिले में आता था। ठीक है, आगे बात करते हैं, जोधपुरा संस्कृति की किस प्रारंभिक संस्कृति कालखंड को लोहा उपलब्ध था? तो किस में आ जाता है साथियों? ये याद रखना, रहता है पीरियड 3 में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट बात करते हैं, जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित जाता है? साबी नदी। और कहाँ पर है? ये याद रखना, कोटपुतली बहरोड जिले में। नेक्स्ट बात करते हैं, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो किसकी की गई थी साथियों? ये याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो आ जाता है ओझियाना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राजस्थान की किस जिले में ओझियाना स्थल स्थित है? तो किस में स्थित रहता है साथियों? ये याद रखना, भीलवाड़ा में स्थित आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान की ओझियाना स्थल पर उत्खनन किस अवधि या फिर वर्षों के दौरान किया गया था? तो किस वर्षों के अंदर किया गया था? ये याद रखना, 2001 और 2000 और 2001 के अंदर से इसका उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि रंग महल 1952 में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया था? तो किसके उत्खनन में किया गया था साथियों? रंग महल सभ्यता हनुमानगढ़ में जाती है, 1952 के अंदर से उसका उत्खनन किया जाता है ना, तो याद रखना, नाम आता है उनका, हनारिन के अंदर से नेतृत्व में किया गया था। यहाँ पर 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, याद रखना, 105 तांबे की मुद्राएं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रंग महल स्थित है, रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में जाती है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो किसकी खेती की जाती थी? चावल की खेती की जाती थी। नेक्स्ट आ जाता है, लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो किस युग से संबंधित आता है साथियों? ये याद रखना, यह आता है मध्य पुरा पाषाण युग से संबंधित इसका आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है कि बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरास्थल किस युग से संबंधित हैं? तो किस युग से संबंधित जाते हैं? ये पूरा पाषाण युग से संबंधित माने जाते हैं साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है साथियों। ठीक है, सुनारी सभ्यता ज़्यादा बात करें तो नीम का थाना में आपको देखने को मिल जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, खेतड़ी तहसील के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां के अवशेष मिले हैं? तो किससे मिले हैं साथियों? सुनारी, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भीनमाल सभ्यता का पता RC अग्रवाल द्वारा या फिर रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले से लगाया गया था? तो किससे लगाया गया था, याद रखना। इसका नाम आ जाता है जालोर। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज की गई थी? तो किस सभ्यता की खोज की गई थी? कौन सा? जालोर जिला आ जाता है साथियों। तो जालोर जिले के अंदर से बात करें तो आ जाता है भीनमाल सभ्यता की खोज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी, याद रखना। डॉक्टर जगत नारायण के द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो मध्यमिका जो नगरी है वो याद रखना चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलेगी साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाता है कि मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में खालिस्तान नदी के किनारे और विराटनगर में मिले हैं। तो कहाँ पर मिले हैं साथियों? ये याद रखना, इसका जाता है बेड़च, बेड़च नदी के किनारे। नेक्स्ट आ जाता है कि 1870 में खालिस्तान ने बूंदी में, जयपुर और इंदरगढ़ में एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की गई थी। तो किसकी खोज की गई थी साथियों? ये याद रखना, किसने की थी? C.A. हेकेट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार या फिर कुल्हाड़ी की खोज निकली थी? तो कहाँ से निकली थी साथियों? ये याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा जयपुर के अंदर से, जयपुर और इंदरगढ़ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में डिक्कर और सेलकला पुरास्थल स्थित है? तो कहाँ पर आ जाता है साथियों? यह आ जाता है अलवर में है। नेक्स्ट आ जाता है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन के से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का गांव था। तो कौन सा था साथियों? परबतसर के अंदर से बात करें तो नाम आ जाता है कुराड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित हैं? तो इसमें सोजत आपको देखने को मिलेगा, धनेरी भी आपको देखने को मिलेगा और तिलवाड़ा भी आपको देखने को मिलेगा। तीन ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, बीकानेर और नंदलारपुरा जयपुर में क्या समानता है? इनके बारे में बात करें तो ये सारी की सारी क्या साथियों? ताम्र उपकरण के भंडार यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल जाता है कि निम्न में से लोहा युगीन सभ्यता है। तो लोहा युगीन सभ्यताओं के बारे में जब चर्चा होती है ना, तो कौन कौन सी आती है? तो नाम आता है नोह भरतपुर वाली आती है, जोधपुरिया, कोटपुतली, सुनारी। ये सारी की सारी तीनों की तीनों कौन सी हैं? लोहा युगीन सभ्यताएं शामिल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? तो कौन सा आता है साथियों? ये आता है इसके अंदर से आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर कौन से मध्य पाषाण स्थल राजस्थान में स्थित हैं? तो कौन कौन से होते हैं साथियों? देखो, सबसे पहले बात करें तो एक तो बागोर आ गया और दूसरा बात करें ना साथियों तो तिलवाड़ा आ जाता है। ये दोनों ऑप्शन सही रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के किस स्थल में पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो कहाँ पर उपलब्ध हुए हैं? ये भी याद रखना। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बानगढ़। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल आ जाता है और आज का लास्ट सवाल आ जाता है इस टॉपिक का, ताम्र युगीन स्थल झाडोल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है साथियों? ये उदयपुर में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।